Assalamu alaikum. Okay, we were doing trigonometry और जो लास्ट टू लेक्चर्स हुए हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के उसमें we did Pythagoras theorem and trigonometric ratios. What are trigonometric ratios? There are three ratios: sine ratio, cos ratio, tan ratio. Sine ratio is perpendicular to hypotenuse, and cos is the ratio of base to hypotenuse, and tan is the ratio of perpendicular to base. So using these trigonometric ratios, we solved the triangle, mean we found the unknown side and angle of a triangle. वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ए अर्श। ओके, माशाल्लाह। अभी अपकमिंग मई जून में इंशाल्लाह एग्जाम देंगे मैथ्स का, ऐसे ही है। किस स्कूल से? IGCSE है ना वहाँ। हमने ट्रिग्नोमेट्री 1 नवंबर से स्टार्ट की है, तो उसके अभी तक पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया है। जिन लोगों ने अभी तक अपना नाम, अपना ग्रुप में आपका नाम ऐड नहीं हुआ, मैंने कुछ लोगों को मैंने ऐड कर दिया जिन्होंने कल मुझे मैसेज किया है, तो प्लीज इस नंबर पे अपना नाम व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। ओके जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम कल कर चुके हैं, और वो कौन सी थी? साइन रेशियो, कॉस रेशियो, tan रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, वो 90 के ऑपोजिट वाली होती है, और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होती है, जो एंगल रेफरेंस, जो एंगल यूज हो रहा होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और फिर जो थर्ड साइड रह जाती है वो बेस होती है। देख ले कल अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है। देख ले, वो सिर्फ मानते हैं, वो पीछे जाए। नहीं हो रही जी। नोटबुक पे क्लियर होगा आपके लिए लिखना, ये भी ठीक है, ये सही है इसका स्लाइड। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सिर्फ अप्लाई होती हैं, ये हमने कल किया था, और हम फिर डिसाइड करते थे इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके मुताबिक कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होनी चाहिए। सो आज हम जरा आगे चलते हैं। आज भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही करेंगे, लेकिन एक साथ एडिशनल कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होते हैं? कुछ है आइडिया किसी को? किया तो है हमने। एलिवेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें एलिवेट है, डिप्रेशन मीन नीचे की तरफ जब देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही कुछ सेंस बन रही है। देखते हैं कि सपोज के ये एक बिल्डिंग है, जो कि मैंने बिल्डिंग पूरी नहीं बनाई, सिंपली एक लाइन से शो कर दी एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की टॉप पे देयर इज अ पर्सन ए, and this is the person B which is at the ground level. There are two person A and B. A is B जो है वो इस बिल्डिंग की जो बॉटम है उसके लेवल पे है, बिल्डिंग के बॉटम के लेवल पे है, राइट। नाउ A and B both are looking at each other, मीन एक दूसरे को देख रहे हैं,
तो जो एक दूसरे को देख रहे हैं तो इनकी एक लाइन ऑफ साइट है। मीन अगर मैं यहाँ पे इसका ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। मीन लाइन ऑफ साइट, अगर मैं लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करूँ तो बेसिक लाइन ऑफ साइट कौन सी होगी, जो ए बी को कनेक्ट करेगी। ये है वो लाइन जिसके थ्रू वो एक दूसरे को देखें, लाइन ऑफ साइट इसको कह सकते हैं। तो ओवरऑल एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। मीन ये एक बिल्डिंग की टॉप, उस बिल्डिंग की बॉटम को सी कह दिया। अब यहाँ पे एक तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इनमें से कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है और कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है? अगेन आई एम सेइंग कि देयर टू पर्सन ए एंड बी बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर। जब बी देख रहा है ए को तो वो ही हैज टू एलिवेट। मीन वो नॉर्मली देखा, उसको जरा ऊपर देखना पड़ता है, एलिवेशन की तरफ जाना पड़ता है। वेयर एज ए व्हेन ए जब देखेगा बी को तो उसको डिप्रेशन में देखना पड़ रहा है, नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। ऐसे ही है। So when B is watching A, B is looking at A, तो एंगल जो B का बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये लाइन, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन होती है। ऐसे वाली लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल कौन सी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन वो भी होती है, लेकिन इस तरीके से ये जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। यहाँ पे इस ट्राइंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है और वर्टिकल लाइन कौन सी है? ए बी सी इज हॉरिजॉन्टल एंड ए सी इज वर्टिकल। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है, ये दोनों हमेशा, सुनिएगा अच्छी तरह, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों हमेशा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान बनते हैं। अब जब बी देख रहा है ए की तरफ तो लाइन ऑफ साइट तो यही है ना, ए बी जो बना हुआ है, ये जो ए बी है ये लाइन ऑफ साइट है। तो बी के लिए हॉरिजॉन्टल क्या है? वो ये है, ये बी के लिए हॉरिजॉन्टल है और बी के लिए ये लाइन ऑफ साइट है। तो एंगल इन दोनों के दरमियान जो बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये जो बी पे बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि ये एलिवेशन की तरफ देख रहा है, बी से टॉप की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जो डिप्रेशन की तरफ देख रहा है, मीन ए जब बी की तरफ देख रहा है वो डिप्रेशन में देख रहा है, तो वो जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा यहाँ पे? जी, क्या ये जो एंगल है, दिस एंगल, क्या ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपको लगता है? सो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही हम हमेशा लेबल करते हैं, जो कि गलत होता है। मैंने एक बताया था, एलिवेशन हो या डिप्रेशन, वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के दरमियान बनता है। ये है आपके पास लाइन ऑफ साइट ए बी और ये बी सी हॉरिजॉन्टल, ये तो फाइन। लेकिन वो एंगल जो बन रहा है ऊपर, जिसको मैंने अभी लेबल किया, वो लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल के साथ बन रहा है। ये ए सी वर्टिकल है ना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ के किधर है? ए के साथ एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल आप बना लें। मीन यू एक हॉरिजॉन्टल खुद बना ले, डॉटेड बना ले, या बेशक सॉलिड लाइन बना दें। एक ये इस तरह की लाइन, ये है ए के साथ हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के साथ, मीन ये जो एंगल बनाएगा वो हॉरिजॉन्टल इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन। सो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, दोनों हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान बनते हैं। और दूसरी बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे आप कह सकते हो कि ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, वेयर एज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आउटसाइड द ट्राइंगल। आप लोगों ने पैरेलल लाइंस के कुछ एंगल्स पड़े हुए हैं। ये अगर टू लाइंस हों पैरेलल, ये इस तरह की टू लाइंस हैं पैरेलल, और ये एक लाइन को कट करती है, तो जब लाइन कट करती है तो बहुत से एंगल्स बनते हैं। इन टू एंगल्स की क्या खास बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल? ये इक्वल होते हैं, क्यों? इनका क्या नाम है? इनको ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। जो
नॉर्मली आप वैसे कहते थे कि ऑल्टरनेट मीन जहां पे ये जी शेप बनती थी ना, आप इसको ऑल्टरनेट मीन, ये इस तरह की जी शेप जहां बनती थी उसको ऑल्टरनेट कहते हैं। और ये वी उल्टा भी बन सकता था, मीन ऐसे भी अगर कहीं जी बन रहा है, इस तरीके से भी अगर कहीं जी बन रहा है, तो उस केस में भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या थे, ये ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि वो दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं बन रहा है। ये ऊपर भी हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, और इधर से बी के साथ कनेक्ट किया और इधर से बी सी, तो ये एक जी शेप बन रही है ना यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी एक जी शेप बन रही है, तो इसका मतलब कि वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन, दे आर इक्वल। ऐसा है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to angle of depression. तो सबसे आसान है एंगल ऑफ एलिवेशन लेबल करना, वो ये बनता है एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन जो होगा अगर आप लेबल करेंगे तो वो ट्रायंगल के बाहर होगा। मैं अगर यहाँ पे, इधर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, क्वेश्चन इसके कैसे आएंगे जरा मैं उसकी आप बात करने लगूं। अगर एंगल ऑफ यहाँ पे आपके पास 7 सेंटीमीटर है एंड दिस इज से 5 सेंटीमीटर, this is triangle ABC. Question is, इस डायग्राम में अगर आपसे कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो कौन सा एंगल आपने कैलकुलेट करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बन रहा होता है, कहां पे बन रहा होगा? इधर ये ए पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज मेड फ्रॉम ए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी फ्रॉम ए, मीन ए से सी करके तरफ जब देखते हैं तो वो एंगल ऑफ बनता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। यही हमने बात की, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होता है जो नीचे बनता है। तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ये फाइंड करना है, तो अब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो कुछ कल हमने किया था, मीन एंगल का नाम एक नया आ गया है। कल हमने कहा था फाइंड एंगल ए, कल हम कहते हैं फाइंड एंगल एक्स, लेकिन आज मैंने वो नहीं कहा, आज मैंने कह दिया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपने उस डायग्राम में से एंगल ऑफ एलिवेशन खुद आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन सा है, वो ये है। इसको अब आप कह दें कि ये है एंगल एक्स जिसको हमने फाइंड करना है, क्योंकि यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगनी चाहिए भाई? साइन कॉस या टेन? टेन, क्योंकि एंगल 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें नहीं गिवन, ना ही हमें फाइंड करना है। एंगल के ऑपोजिट 7 क्या है? परपेंडिकुलर, और 5 क्या है? बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है? टेन रेशियो में। So we will apply tan x is equal to perpendicular over base sine 7 over 5. So x is equal to tan inverse of 7 by 5. Now use your calculator. Tell the angle x. 54.5 degree. तो कल भी हमने ये x कैलकुलेट किया, आज भी x किया। अब उस x एंगल का हमने स्पेशल नाम रख दिया कि ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब हम आंसर अगर यूं फर्दर लिखते क्लियर करते हैं कि हमने जो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज
54.5 डिग्री। ओके आलियान, अगर इसी क्वेश्चन में आपके है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बिल्कुल सेम, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आपने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होते हैं, तो यही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यही होगा। इसका मतलब जब भी पेपर में आप कहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, तो हमेशा हम ये एंगल कैलकुलेट कर दिया करेंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि एलिवेशन तो कंफर्म यही है। डिप्रेशन या अगर लेबल करना हो डिप्रेशन, तो वो ये नहीं है। डिप्रेशन लेबल, अगर मेरे को एंगल ऑफ डिप्रेशन लेबल करें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए कहां होगा। आप सी के साथ इधर हॉरिजॉन्टल एक बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल। अगर लेबल करना हुआ तो आप कहेंगे कि ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जहां तक बात है कैलकुलेशन की, फाइंड करने की, तो जब आपको एलिवेशन के या डिप्रेशन के, आप एलिवेशन कैलकुलेट कर दिया करें। एलिवेशन भी वही है, डिप्रेशन भी वही है। लेकिन अगर एग्जैक्टली लेबल करने की दिखे, तो लेबल आपको पता है वो डिफरेंट। एलिवेशन नीचे होता है और डिप्रेशन ऊपर होता है, और ट्राइंगल के बाहर होता है। ठीक हो गया, डन। कोई मसला एलिवेशन और डिप्रेशन में? क्योंकि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इक्वल होते हैं, तो जब भी एलिवेशन किएगा ये नीचे वाला एंगल हम कैलकुलेट कर दिया करेंगे, और अगर डिप्रेशन भी किएगा तो भी यही करेंगे हम, क्योंकि बोथ आर इक्वल। दिस इज अ डायग्राम एंड द क्वेश्चन इज स्टेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी फ्रॉम ए। आंसर बोलना नहीं है, अपने पास लिखें। स्टेट, स्टेट का क्या मतलब है, बताओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्टेट का। लेकिन इन रूब्रिक का मीनिंग ये है, अगर यहीं पे होता फाइंड, यहीं पे होता कैलकुलेट, इसका मतलब कोई कैलकुलेशन चाहिए। जब कहते हैं स्टेट द एंगल, राइट डाउन द एंगल, इसका मतलब इसमें कोई वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट आंसर है 40। आपने 50 कैसे कहा? आपको क्या लगता है अभी भी कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 तो नहीं है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बाहर बन रहा है। अगर आप लेबल करना चाहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला है, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो जो मैंने अभी येलो कलर में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और ब्लू कलर में वर्टिकल लाइन लगाई, वो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो फुल एंगल 90 है, तो 90 में से 50 माइनस करेंगे तो यू विल गेट दैट एंगल डिप्रेशन विच इज 40 डिग्री। या एक और तरीका, आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया कि एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं, तो आप एलिवेशन कैलकुलेट कर लें। एक ट्राइंगल के अंदर टू एंगल्स अगर गिवन हुए, एक 90 दूसरा 50, तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। तो 90 और 50 ऐड करेंगे, 140 और 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये सी वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 40 डिग्री। और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है।
सिर्फ अगर लेबल करने की बात हुई तो वो ऊपर वाला एंगल है। सो दैट एंगल इज 40 डिग्री, सो इट इज 40 डिग्री। जी क्लियर है? सो नेक्स्ट डायग्राम में फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके जी, क्या आंसर आ गया? 45। ओके, तो बेसिकली इसमें आपको ये जो कट मार्क्स है ये क्या शो करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू साइड्स इक्वल हैं। अगर टू साइड्स इक्वल हों, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो उसके टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब एक एंगल अगर ये 90 है तो 180 में से ये 90 माइनस कर दिया, बाकी कितना रह गया? 90। तो वो 90 इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है, तो 45 45। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पे? 45 डिग्री। सो ये वाला एंगल, यहाँ पे मैंने एरो बनाया, ये एंगल कौन सा है? एलिवेशन। और ये जो एंगल है ये कौन सा है? डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन बाहर वाला बनता है। सो ये बार मिस्टेक नहीं करनी, जो आप डिप्रेशन जो है ना अक्सर ये अंदर जो है इस एंगल को आप डिप्रेशन कह देते हैं। सो दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? सो हम तीन चीजें कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर चुके हैं, और आज हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन किया। नहीं नहीं, अभी वो नहीं करेंगे। ओके जी, ये एक आपके सामने ट्रेपीजियम बनी हुई है। ट्रेपीजियम क्या होती है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होती है, मीन फोर साइडेड शेप होती है। क्या खास बात होती है ट्रेपीजियम की? जिस तरह रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में ऐसी क्या खास बात है इसको ट्रेपीजियम कहते हैं? साइड्स का सम 180 कभी नहीं हो सकता, एंगल्स होता है, अगर बोला तो वो भी गलत है पर। जी, ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। मीन अगर इसमें देखा है तो ये पेयर ए डी और बी सी, दीज टू आर, ये एरो का सिंबल जहां बना था इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। क्या दूसरा जो पेयर है ए बी और डी सी वो भी पैरेलल है? वो पैरेलल नहीं है, वो तो एक स्टेज है कि वो मीट करेंगे, तो दे आर नॉट। सो व्हेन आउट ऑफ द फोर मीन क्वाड्रिलेटरल में अगर टू पेयर्स होते हैं ऑपोजिट साइड, तो अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं, और दूसरा नॉन पैरेलल होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ बी सी। लेंथ ऑफ बी सी, ये लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्व करने से पहले सिर्फ डिस्कस करें, बताएं कैसे करेंगे आप? डी से एक नीचे वो कहना चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही है। चलें देखते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि उसका कोई फायदा होगा हमें। ये लीजिए, आपने कहा डी से एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, मैंने ड्रॉ कर दी। अब बताइए। बिल्कुल ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने वर्टिकल लाइन, इसकी लेंथ कितनी है?
1.9, क्योंकि इधर से 1.9 है तो वो भी क्या होगी, वो 1.9 होगी। सो दिस इज 1.9। फिर बिल्कुल वो सब एंगल 90 डिग्री होंगे इसमें। ट्राइंगल का वो एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस तरफ 90 डिग्री बन रहा होगा तो उधर भी, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो वो 90 और 190 आ गया जी। ये लेंथ जो होगी ये 2.1 होगी, मीन यहाँ बी से लेकर यहाँ तक ये 2.1। हमें तो फुल लेंथ फाइंड करनी थी बीसी, तो वो जो रिमेनिंग रह गई है वो हम आलियान किस मेथड से करेंगे, यस, मीन पाइथागोरस थ्योरम से। मीन ये लेंथ, इस लेंथ को आप क्या कह दें, ये क्या है लेंथ, इसको एक्स अगर कह दें, सो ये एक्स हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्स फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो एक्स आफ्टर 2.1 में ऐड कर देंगे तो फुल लेंथ बीसी आ जाएगी। अटेम्प्ट करें। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो व्हाट इज हाइपोटेनस हियर, 3.2, परपेंडिकुलर इज 1.9 एंड बेस को हमने कह दिया x। बेस्ट तो होगा अगर आप एक ही दफा कैलकुलेटर यूज करें। 3.2 स्क्वायर माइनस 1.9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x होगा स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपने अलग अलग भी कैलकुलेटर यूज किया है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ये वन टाइम कैलकुलेटर यूज करें तो व्हाट इज x, 2 पॉइंट एग्जैक्ट है, या कि ये आगे नंबर चल रहा था। ओके, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि ये आप इसमें 2.1 आप इसी में कैलकुलेटर में, इसी में जो कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ रहा है उसी में फिर 2.1 अब आप ऐड भी कर लें, ताकि बीसीए की दफा लिखते हैं आप। और फाइनल आंसर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। सॉरी क्या कहा आपने, 4.67 सेंटीमीटर, ऐसा ही है भाई। आपकी जो एक्स आया था वो 2 पॉइंट समथिंग जो भी आपके पास आया था, 2.57 शायद। सो उसमें आपने 2.1 ऐड किया, क्योंकि हमें तो लेंथ फाइंड करनी थी फुल बीसी, ये फुल लेंथ फाइंड करनी थी बीसी, तो वो फुल लेंथ के लिए हमने एक्स और 2.1 ऐड करना था। तो बात ये कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना या मुश्किल नहीं था। स्टार्ट में जो प्लान बनाना था कि इस फिगर को किस तरह हम डिवाइड करें जिससे हम अपनी डिजायर्ड बीसी की लेंथ फाइंड कर लें, वो इम्पोर्टेंट था। वो इन्होंने इस तरीके से किया कि डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक तरफ रेक्टेंगल बन गई और दूसरी तरफ ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल तो वो 2.1, तो ये भी 2.1, तो वो दूसरी थर्ड साइड उस ट्राइंगल की हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये कैलकुलेशन इसमें मीटर्स में सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में है तो हम मीटर्स लिखेंगे। Okay, here is another question. You have to find the length AC. क्वेश्चन इज, पहले अगर आप देखिए आपको लेंथ ए सी फाइंड करनी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी। देखिए लेंथ ए सी
फाइंड करना है, हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। पहले में आप अपने माइंड में एक प्लान बनाएं कि AC कैसे फाइंड होगा। अभी बोलना नहीं है किसी ने भी, थोड़ा सा सब सोच लें। मीन स्टार्ट नहीं करें क्वेश्चन को, सिर्फ प्लान अपने माइंड में बनाएं कि क्या लेंथ पहले फाइंड करेंगे जिससे AC आएगा, या क्या क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, कहाँ पे थ्योरम लगेगा जिससे BC आएगा। सॉरी, AC नॉट BC, AC फाइंड करना है। हो गया, मतलब मेथड मेथड बताइए। वो कैसे? उसकी एक साइड 10 है, दूसरी 9 है। एक मिनट देखें जरा। माइनस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीन आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी इस ट्राइंगल को इस तरीके से डिवाइड करूं, ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो आपके पास ये 10 है, ये लेंथ कितनी है ये वाली? 6। ये बात सबको समझ आ रही है कि 6 है, क्योंकि वो 3 है तो ये भी 3 है। और अगर ये 3 है, फुल 9 है, तो 9 में 3 माइनस के वो 6 आ गया। चलें, इससे मिल गया, फिर क्या होगा? इससे ये कहना चाह रहे हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें 10 6 पे, और आप ये जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ किया वो लेंथ आ जाएगी। सपोज वो लेंथ आ गई 8। अब वही लेंथ नीचे BC भी होगी, ठीक है, 8 आ गई। फिर बिल्कुल सही है। अब वो कह रहे हैं कि अब ट्राइंगल का नाम लें जिस पे पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस ट्राइंगल का नाम लें। जैसा BCD होता है ना, इसका नाम बताएं, क्या ट्राइंगल का आप कहना चाह रहे हैं? ABC। सो वो कह रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। इसमें बेस 8 है और ये 9 है, तो AC उसका क्या बनेगा? हाइपोटेनस। मीन AC अगर फाइंड करना है, ये AC अगर लेंथ फाइंड करनी है, तो इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। लेकिन इस ट्राइंगल में सिर्फ एक ये 9 सेंटीमीटर गिवन थी। अगर ये लेंथ हो जाए तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। और ये लेंथ कैसे आएगी? ये लेंथ आप पहले फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस ऊपर वाली ट्राइंगल। तो जरा ये लेंथ फाइंड करें, क्या आ रही है पहले। इस लेंथ को आप एक्स कह लें, खैर ये BC लेंथ ही है। मरियम 4 सेंटीमीटर बता रही है, मेरा ख्याल है ये 8 सेंटीमीटर शायद आएगी एक्स। चेक करें, 8 ही आ रही है। सो दिस इज 6। सो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 36 इज 64। सो x आ गया 8। सो x 8 मीन BC is 8। So BC is 8। ओके, जब BC 8 आ गया तो अब आपको फाइंड करनी है लेंथ AC, which is so again we have to apply Pythagoras theorem। AC हमें कर लेते हैं कि हमने फाइंड करना है। So AC square mean hypotenuse square is equal to 9 square plus 8 square। 9 square is 81, 8 square is 64, 145।
तो इसी का अब आप फिर स्क्वायर रूट लें तो बताइए ए सी इज 12.013 सिग्निफिकेंट फिगर में 12.1 बन रहा है, 0 बन रहा है, 12.0 क्योंकि आगे 4 है, 0 के बाद आगे 4 है तो इसलिए 0 इंक्रीज होकर 1 नहीं बनेगा, 12.0 ही रहेगा। जी क्वेश्चन या कि ये कल ए सी, ये देखिए जो ट्रायंगल मैंने बनाई हुई है ए बी सी, उसमें ए बी 9 सेंटीमीटर गिवन था, बी सी ऑलरेडी आपने फाइंड किया है, तो ए सी फाइंड करने के मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें ए सी हाइपोटेनस है, so hypotenuse square is equal to मीन परपेंडिकुलर 9 था और बेस 8 था। लास्ट क्वेश्चन इसी में से फाइंड करना है एंगल ADC, एंगल ADC फाइंड करना है। कौन सा है यहाँ पे एंगल ADC? ये वाला, ये एंगल है ना ADC, वी वांट टू फाइंड दिस एंगल। गेस करें पहले कितना होगा, आंसर एक्यूरेट तो निकालेंगे आप। 90 से नीचे होगा, 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा ही होगा। कैसे फाइंड करेंगे, पहले प्लान बताएं। How will you find this angle ADC? लास्ट क्वेश्चन का दोबारा बोले। हाँ हाँ, इसी तरह उसका निकालेंगे ना हम वो यस, जो आंसर है जी बिल्कुल। हयान नाम है आपका? हयान ये कह रहे हैं कि आप इस वो जो स्टार्ट में जैसे आपने ट्रायंगल यूं डिस्ट्रीब्यूट की थी, आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये जो एंगल जो फाइंड करना है उसके नीचे वाला एंगल तो आपको पता चल गया कितना है, नीचे कितना है एंगल, मीन ये वाला एंगल आपके पास है 90, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 है, सिर्फ हमने ये ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है। ये पोर्शन अगर मैं एंगल यहाँ पे शो करूं, वी वांट टू फाइंड जस्ट दिस एंगल, ये नीचे तो पहले से पता है 90 है, तो वो ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है। ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से एंगल तो नहीं निकलता ना, हम एंगल फाइंड करने के लिए कल क्या की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कौन सी रेशियो अप्लाई करें, ये साइड कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो एंगल के ऑपोजिट 6 सेंटीमीटर आपके पास है, और हाइपोटेनस सो परपेंडिकुलर है 6 और हाइपोटेनस है 10। वैसे तो इसमें बेस भी आपको पता है 8 सेंटीमीटर फाइंड की थी आपने, तो आप इसका मतलब साइन कॉस टेन रेशियो में से कोई भी लग सकती है, लेकिन अगर इन्हीं को यूज करना हो 6 को और 10 को, तो फिर हमें यूज करनी चाहिए साइन रेशियो। सो साइन ऑफ एंगल उसको अगर हम x कह दें इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 6/10, तो x आ जाएगा साइन इनवर्स 6/10, जो कि क्या आता है 36.9। सो ये आपके पास आ गया 36.9, ये सिर्फ एंगल जो x है, दिस एंगल इज 36.9। लेकिन मैंने आपको कहा था फाइंड करें एंगल ADC, तो वो फुल एंगल कितना होगा 36.9 में प्लस 90, तो 126.9 डिग्री। एंगल 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा जाता है, तो एंगल 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है, इसको फर्दर राउंड ऑफ नहीं करना, 126.9 डिग्री। सो ये पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपके पास डी सीरीज अगर जिसके पास है उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसकी वीकेंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।